नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज इंग्लिश से रिवीजन क्लास 16 दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे और इससे पहले की क्लासेस दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ रेजिलिएंट। आपको दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची बताना है रेजिलिएंट का। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? फ्रजाइल हो जाएगा, वीक होगा, स्टर्डी होगा या फिर फ्लेक्सिबल होगा। चलिए आंसर कीजिए, आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है, सिनोनियम बताना है किसका? रेजिलिएंट का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? रेजिलिएंट मीन्स होता है दोस्तों लचीला। ठीक है, रेजिलिएंट मीन्स क्या होता है? लचीला होता है। ठीक है, लचीला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल। ठीक है, ऑप्शन डी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रजाइल मीन्स होता है कमज़ोर। ठीक है, या नाजुक कह सकते हैं। ठीक है, कमज़ोर या नाजुक। ठीक है, फ्रजाइल। वीक मीन्स कमज़ोर होता है। स्टडी मीन्स क्या होता है? स्टडी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आंसर करना है व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ स्विफ्ट। चलिए स्विफ्ट का जो है आपको क्या बताना है? सिनोनियम बताना है, पर्यायवाची। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? स्लो होगा, रैपिड होगा, स्लगिश होगा या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? स्विफ्ट का आपको पर्यायवाची बताना है। स्विफ्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्विफ्ट मीन्स होता है आपका फास्ट। ठीक है, फास्ट यानी कि आप कह सकते हैं हिंदी में तीव्र। ठीक है, तीव्र। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? स्लो होगा नहीं। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रैपिड। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, स्विफ्ट मीन्स होता है तीव्र, फास्ट, रैपिड। ठीक है, साथ ही साथ स्लो का आप जानती हैं, स्लो मीन्स धीमा होता है। और स्लगिश मीन्स क्या होता है दोस्तों? स्लगिश मीन्स होता है सुस्त। ठीक है, क्या होता है? स्लगिश मीन्स सुस्त होता है इसका मतलब। ठीक है, सुस्त, लेजी कह सकते हैं। ठीक है, सुस्त या लेजी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दोस्तों आपको क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। किसका सिनोनियम बताना है? सुपरफिशियल का। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ सुपरफिशियल। ठीक है, सुपरफिशियल का क्या हो जाएगा? डीप होगा, सैलो होगा, प्रोफाउंड होगा या फिर थॉटफुल होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सुपरफिशियल होता है दोस्तों ऊपरी, या जिसको हम छिछला कहते हैं। ठीक है, सतही कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको? सुपरफिशियल को सरफेस। ठीक है, सरफेस। ठीक है, सरफेस कह सकते हैं, उथला या छिछला। ठीक है, पॉटिट कह सकते हैं, पॉटिट। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए? सैलो हो जाएगा। ठीक है, सैलो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैलो मीन्स क्या होता है आपका? उथला या छिछला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सरफेस कह सकते हैं, पॉटिट कह सकते हैं। ठीक है, बाकी डीप का मतलब आप जानती हैं, डीप मीन्स होता है गहरा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर प्रोफाउंड की। ठीक है, प्रोफाउंड मीन्स भी गहरा होता है। ठीक है, डीपली। और यहाँ पर थॉटफुल, थॉटफुल की बात करें, थॉटफुल आप जानती हैं विचारशील। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 में भी आपको सिनोनियम बताना है दोस्तों। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ रिवोक। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? रिवोक का पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा या फिर कन्फर्म हो जाएगा। आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों? रिवोक मैंने आपको बता रखा है कई बार। रिवोक मीन्स क्या होता है?
बताइए। रिवोक मीन्स होता है दोस्तों रद्द करना, ठीक है, रद्द करना, या कह सकते हैं इसको आप, और क्या कह सकते हैं इसको, रिवर्स कह सकते हैं, टेल ऑफ कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, कैंसिल कह सकते हैं। कैंसिल मीन्स भी रद्द करना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर का राइट आंसर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। क्लियर है। रिवोक मीन्स रद्द करना, कैंसिल मीन्स रद्द करना, ठीक है। बाकी कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू जारी रखना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ रिपीट की बात करें तो रिपीट मीन्स क्या होता है, दोहराना होता है। और कन्फर्म मीन्स होता है आपका पुष्टि करना, रेटिफाई, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। रिवोक मीन्स रद्द करना, और इसका हो जाएगा सिनोनिम कैंसिल, ठीक है। अगला देखिए 5, यहाँ से आपको एंटोनिम बताने हैं, यानी कि विलोम बताना है अब, ठीक है। तो 5 का आंसर करेंगे, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डूबियस। चलिए, डूबियस का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम बताने हैं। चलिए, डूबियस, डूबियस का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, डाउटफुल कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्या कह सकते हैं, डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डूबियस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डाउटफुल कहते हैं, ठीक है। अनसर्टेन कह सकते हैं, ठीक है। सस्पिशियस कह सकते हैं, ठीक है। संदिग्ध, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, संदिग्ध। क्लियर है। तो क्लियर है यहाँ पर, डूबियस, डूबियस का मतलब क्या हो जाएगा, संदिग्ध। तो इसका विलोम बताना है, क्या हो जाएगा विलोम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, क्या हो जाएगा, सर्टेन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डूबियस का मतलब संदिग्ध होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। सर्टेन मीन्स आपका निश्चित होता है, ठीक है। अनसर्टेन की बात करें, अनसर्टेन क्या होता है, अनसर्टेन मीन्स बताइए, अनिश्चित होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिसी की बात करें, फिसी मीन्स क्या होता है आपका, असत्य लगने वाला, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एंटोनिम बताना है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉमेंस। चलिए, या इसको कॉमेंस कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, कॉमेंस का एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा, लॉन्च होगा, या फिर आपका क्या इनिशिएट होगा, या फिर आपका कंक्लूड होगा। चलिए आंसर कीजिए। कमेंस का बताना है विलोम। कमेंस मीन्स होता है दोस्तों शुरू करना, बिगिन कह सकते हैं, ठीक है, बिगिन कह सकते हैं आप, और क्या कह सकते हैं, हाँ ओपन कह सकते हैं, ठीक है, ओपन, ओपन कह सकते हैं, स्टार्ट ऑफ कह सकते हैं, ठीक है, इनकी शुरू करना, ठीक है, शुरू करना या प्रारंभ करना कह सकते हैं, ठीक है, शुरू करना, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका, शुरू करने का आपको क्या बताना है यहाँ पर, विलोम बताना है। तो क्या हो जाएगा 6 का, बताइए। 6 का राइट आंसर हो जाएगा कंक्लूड, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कॉमेंस मीन्स होता है आपका प्रारंभ करना, शुरू करना, और कंक्लूड मीन्स होता है समाप्त करना, ठीक है। बाकी स्टार्ट आप जानती हैं, स्टार्ट मीन्स क्या होता है, ठीक है। और लॉन्च आप जानती हैं, लॉन्च मीन्स होता है शुरू करना, ठीक है। इनिशिएट मीन्स भी शुरू करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूड मीन्स समाप्त करना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपने आंसर करना है दोस्तों, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ यूरोडाइट, ठीक है, या एरोडाइट। तो एरोडाइट का क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा बताइए। तो एरोडाइट का मतलब क्या होता है, एरोडाइट मीन्स होता है दोस्तों विद्वान। क्या होता है, एरोडाइट मीन्स विद्वान होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, स्कॉलर हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, एंटोनिम पूछा है, विलोम क्या हो जाएगा विद्वान का। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इग्नोरेंट, ठीक है। इग्नोरेंट मीन्स क्या होता है, अज्ञानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बात करें आपका ठीक है,
सेवेंट मीन्स क्या होता है बताइए? सेवेंट मीन्स भी विद्वान होता है, ठीक है। और आपका साथ ही साथ यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, लर्न का क्या हो जाएगा? विज्ञ यानी कि विद्वान, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इग्नोरेंट, ठीक है। एरोडाइट मीन्स होता है विद्वान, और विद्वान का अपोजिट क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट हो जाएगा, अज्ञानी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपने बताना है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लूसिड। चलिए, लूसिड का क्या बताना है आपको? विलोम बताना है, एंटोनिम, ठीक है। क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिबल, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, या फिर क्या हो जाएगा? वेग। चलिए आंसर कीजिए, लूसिड क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर बताइए। लूसिड मीन्स क्या होता है? स्पष्ट होता है। लूसिड मीन्स क्या होता है? स्पष्ट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिबल होगा, ठीक है, या क्लियर होगा, या ट्रांसपेरेंट होगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा वेग, ठीक है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लूसिड मीन्स होता है, अभी बताया मैंने, क्या होता है? स्पष्ट होता है। तो इसका वेग हो जाएगा, वेग मीन्स होता है अस्पष्ट, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिबल की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिबल होता है सुबोध या बोधगम्य, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सुबोध, या कह सकते हैं बोधगम्य, ठीक। और क्लियर का आप जानते हैं, क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट, और ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है आपका पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने आंसर करना है दोस्तों। 9 नंबर है वन हु स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस लॉ। बताइए, जो स्टडीज और लॉ का जो है, लॉ का क्या करता है? स्टडीज और प्रैक्टिसेस करता है, उसको क्या कहेंगे हम? अटर्नी कहेंगे, नोटरी कहेंगे, जज कहेंगे, या फिर सॉलिसिटर कहेंगे। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? वन हु स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस लॉ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 का राइट आंसर हो जाएगा अटर्नी, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अटर्नी कह सकते हैं, लॉयर कह सकते हैं, ऑप्शन में आपको लॉयर भी मिल सकता है, लॉयर, ठीक है, लॉयर कह सकते हैं, एडवोकेट कह सकते हैं, एडवोकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 10 नंबर आपको आंसर करना है। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, क्या कहेंगे? ऑर्फन कहेंगे, या फिर आपका जो है पोस्टुमस कहेंगे, या फिर बास्टर्ड कहेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसको हम क्या बोलते हैं? मरणोपरांत बोलते हैं ना, तो क्या कहेंगे इसको? पोस्टुमस, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोस्टुमस, मरणोपरांत। ऑर्फन की बात करें, ऑर्फन आपका क्या होता है? ऑर्फन अनाथ होता है, ठीक है, अनाथ, ठीक। और बास्टर्ड का मतलब होता है नाजायज, ठीक है। क्या होता है बास्टर्ड? मीन्स नाजायज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हु रोट द नोवेल नेक्टर इन अ सीव। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? नोवेल किसका है? नेक्टर इन अ सीव, मैंने बता रखा है पहले आपको, किसका है बताइए? आर के नारायण, राजा राव, अनीता देसाई, या फिर आपका नन ऑफ दीज। हु रोट द नोवेल नेक्टर इन अ सीव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। किसका नोवेल है ये नोवेल है दोस्तों कमला मार्कंडे का, ठीक है, कमला मार्कंडे का है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इन विच नोवेल रिटन बाय हार्डी डज द कैरेक्टर न्यूसन अपीयर। चलिए आंसर कीजिए, थॉमस हार्डी का कौन सा नोवेल है जिसमें आपको कैरेक्टर दिखता है न्यूसन?
चलिए क्या हो जाएगा, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज अंडर द ग्रीनवुड ट्री फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 12 का। इन विच नोवेल रिटन बाय थॉमस हार्डी डज द कैरेक्टर न्यूसन अपीयर। तो न्यूसन कैरेक्टर दोस्तों थॉमस हार्डी की किस वर्क में आपको देखने को मिलता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ठीक है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपने कैरेक्टर देखे हैं, हैंचार्ड हो गया, ठीक है, न्यूसन हो गया, और कौन कौन से कैरेक्टर देखे हैं, आपका एलिजाबेथ जेन हो गया, ठीक है, और कौन कौन से कैरेक्टर हैं, हाँ, डोनाल्ड फारफ्री हो गया, ठीक है। ये काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं आपके द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रिटन बाय थॉमस हार्डी। और यहाँ पर ये कब पब्लिश हुआ था पूछा जाता है कई बार, तो ये पब्लिश हुआ था 1886 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो है कब पब्लिश हुआ था, 1886 में पब्लिश हुआ था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे दोस्तों। सरोजनी नायडू यूज्ड द लोटस एज ए मेटाफर फॉर विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर। तो आपको बताना है सरोजनी नायडू ने दोस्तों लोटस मेटाफिजिकल जो है यहाँ पर मेटाफर यूज किया है, किसके लिए किया है, किस इंडियन लीडर के लिए किया है, आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 13 का। सरोजनी नायडू यूज्ड द लोटस एज ए मेटाफर फॉर विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, सरोजनी नायडू आप जानते हैं दोस्तों, इनके वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया 1905 में। ठीक है, इनका जो कलेक्शन है वो याद रखना है आपने। द बर्ड ऑफ टाइम हो गया 1912। ठीक है, द ब्रोकन विंग हो गया 1917। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं इनके। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करना है दोस्तों। वेयर इज द नोवेल अनटचेबल प्राइमरली सेट। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। अनटचेबल जो है नोवेल जो है किसने लिखा है दोस्तों, अनटचेबल नोवेल बताइए, आंसर कीजिए। ये कहाँ सेट है पूछा गया है प्राइमरली, तो दिल्ली, आगरा, लाहौर, या फिर बुलंदशहर। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। वेयर इज द नोवेल अनटचेबल प्राइमरली सेट। तो राइट आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुलंदशहर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो आपका नोवेल है अनटचेबल किसका है आप जानती हैं, रिटन बाय किसका है, मुल्क राज आनंद का। मुल्क राज आनंद शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अनटचेबल रिटन बाय मुल्क राज आनंद। और दोस्तों साथ ही साथ आपको याद रखना है कब लिखा गया था ये अनटचेबल, यह आया था 1935 में। ठीक है, 1935 में आया था। और बाकी मुल्क राज आनंद के वर्क्स आपने जाने हैं सारे। ठीक है, अनटचेबल हो गया, इनका एक वर्क है कूली। ठीक है, कूली ये कब आया था इनका वर्क, कूली जो है 1936। ठीक है, इसी प्रकार जो है टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में आया था इनका। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक वर्क है दोस्तों अक्रॉस द ब्लैक वाटर। ठीक है, द बिग हार्ट इनका वर्क है। तो सारे दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं मुल्क राज आनंद के वर्क्स। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपने आंसर करना है वाई डिड मुल्क राज आनंद राइट अनटचेबल। ठीक है, तो कहाँ जो है मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल को लिखा था, इन यूएसए, इन जर्मनी, एट साबरमती आश्रम, या फिर आपका नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 15 का, मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल को कहाँ लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एट साबरमती आश्रम। ठीक है, ध्यान रखेंगे अनटचेबल को मुल्क राज आनंद ने कहाँ लिखा था, साबरमती आश्रम में लिखा था। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए 16 में आपको बताना है व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण का आपको लाइफ स्पेन बताना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा बताइए। आर के नारायण इनका जन्म कब हुआ था, मैंने आपको बता रखा है कब हुआ था जन्म इनका। तो यहाँ पर याद रखेंगे आर के नारायण का जन्म हुआ था 1906 में। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म,
बताया था मैंने आपको, मद्रास में हुआ था। ठीक है, मद्रास, ठीक है, मद्रास में हुआ था। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है इनकी डेथ कब हुई। ठीक है, तो यही आपको बताना है, डेथ, बॉर्न और डेथ। ठीक है, तो कब हुई थी डेथ इनकी, आर के नारायण की, 2001 में हुई थी। ठीक है, 2001 में। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ स्पैन ऑफ आर के नारायण, मैंने बताया बॉर्न जो है 1906 में, मद्रास नाउ चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और डेथ हुई थी 2001 में। ठीक है, और इनकी शादी जो है किससे हुई थी दोस्तों, ये पूछा जाता है। आर के नारायण मैरिड जो है, इनकी शादी किससे हुई थी, मैरिज, तो इनकी शादी हुई थी दोस्तों राजम से, RAJAM, राजम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जाता है। ठीक, साथ ही साथ इनके वर्कशॉप सब जानते हैं, आप पढ़ा है आप सभी ने। ठीक है, जैसे आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, द बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, इंग्लिश टीचर हो गया। ठीक है, साथ ही साथ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गया, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी हो गया। ठीक है, और इनको जो है आर के नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है कब मिला था, पूछा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, आर के नारायण को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला था, ये मिला था दोस्तों आपका, कब मिला था, 1958 में मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, किसके लिए मिला था, दी गाइड के लिए। ठीक है, दी गाइड, GUIDE। ठीक है, दी गाइड के लिए मिला था इनको। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे दोस्तों, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट ऐसे, तो कौन सा है बताइए, द कॉमन रीडर, और रूम ऑफ वंस ओन, और राइटिंग डायरी, और राइटिंग्स डायरी। चलिए आंसर कीजिए। वर्जीनिया वुल्फ का मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट ऐसे है, उसका आपको टाइटल बताना है, कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, वर्जीनिया वुल्फ का जो आपका मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट ऐसे है, उसका टाइटल है दोस्तों, क्या है उसका टाइटल, अ रूम ऑफ वंस ओन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अ रूम ऑफ वंस ओन। ठीक है, क्लियर है। ये कब आया था इनका ये वर्क, ये आया था दोस्तों 1929 में। ठीक है, 1929 में, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको वर्जीनिया वुल्फ के जो है वर्क्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स पूछे जाते हैं, जैसे आपका अ रूम ऑफ वंस ओन हो गया। ठीक है, दी वॉयज आउट हो गया, पूछा जाता है दी वॉयज आउट किसका वर्क है, वॉयज आउट। ठीक है, ये किसका वर्क है, ये भी आपका वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है। कब आया था, 1915 में आया था, 1915 में। ठीक है, इसी प्रकार जो है मिसिस डॉलोवे, मैंने बताया आपको, मिसिस डॉलोवे ये पूछा जाता है, पहले भी कई बार पूछा है, मिसिस डॉलोवे, मिसिस डॉलोवे इनका वर्क है दोस्तों, कब आया था ये आया था 1925 में। ठीक है, क्लियर है, 1925 में आया था मिसिस डॉलोवे। और इनका एक वर्क है दोस्तों, टू द लाइट हाउस। ठीक है, टू द लाइट हाउस कब आया था इनका, बताइए, टू द लाइट हाउस। ठीक है, टू द लाइट हाउस कब आया था इनका वर्क, तो ध्यान रखेंगे ये आया था 1927 में। ठीक है, 1927 में आया था। ठीक है, टू द लाइट हाउस। साथ ही साथ मैंने इनका एक वर्क बताया था आपका, ओरलैंडो, ऑरलैंडो जो है कब आया था इनका, ऑरलैंडो। ठीक है, ऑरलैंडो कब आया था, तो ये वर्क इनका आया था दोस्तों 1928 में, 1928 में आया था ऑरलैंडो। ठीक है, और इनका एक वर्क है दोस्तों द वेव्स करके। ठीक है, द वेव्स। ठीक है, द वेव्स कब आया था इनका, ये आया था 1931 में। ठीक है, 1931 में। तो ये सारे वर्क्स दोस्तों वर्जीनिया वुल्फ के आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, द वॉयज आउट हो गया, 1915 में आया था। मिसेस डॉलोवे आया था इनका 1925। टू द लाइट हाउस आया था 1927। ऑरलैंडो आया था 1928, 1928 में। और रूम्स ऑफ वंस ओन ये आया था आपका 1929। और द वेव्स आया था इनका 1931। ठीक है,
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने आंसर करना है आइडेंटिफाई विच इज नॉट वन ऑफ द मेमोरी प्लेस ऑफ पिंटर। हैरोल्ड पिंटर की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा इनका जो है मेमोरी प्लेस नहीं है इनमें से हैरोल्ड पिंटर का। ऑप्शन देखिए, नो मैंस लैंड, द होम कमिंग, साइलेंस या फिर बिट्रेल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 18 का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द होम कमिंग। ठीक है, ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हैरोल्ड पिंटर की बात करें तो हैरोल्ड पिंटर का आपको जन्म पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, बोर्न, तो 1930 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 2008 में। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखेंगे। ठीक, साथ ही साथ इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं हैरोल्ड पिंटर के, आप सभी ने पढ़े हैं। हैरोल्ड पिंटर की कौन कौन से वर्क हैं, जैसे आपका द रूम इनका वर्क है, द रूम। ठीक है, कब आया था द रूम इनका वर्क, ये आया था आपका 1957 में। ठीक है, 1957 में आया था। इसी के साथ साथ द बर्थडे पार्टी आपने पढ़ा है इसको, द बर्थडे पार्टी, बर्थडे, ठीक है, बर्थडे पार्टी। ठीक है, ये कब आया था इनका, ये वर्क आया था इनका दोस्तों 1957 में ही आया था। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, साथ ही साथ इनका आया था द केयर टेकर। ठीक है, द केयर टेकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है केयर टेकर। ठीक है, केयर टेकर कब आया था इनका वर्क, ये आया था 1959 में। ठीक है, 1959। क्लियर है। इनका वर्क है दोस्तों टी पार्टी। ठीक है, पूछा जाता है टी पार्टी किसका वर्क है, टी पार्टी। ठीक है, टी पार्टी वर्क कब आया था हैरोल्ड पिंटर का, ये आया था आपका 1963 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्क हैं। और साइलेंस भी इन्हीं का वर्क है। ठीक है, साइलेंस कब आया था, साइलेंस जो है इनका वर्क है दोस्तों हैरोल्ड पिंटर का 1968 में आया था। ठीक है, 1968 में आया था साइलेंस। ठीक है, बिट्रेल का बात करें तो बिट्रेल भी इन्हीं का है, तो बिट्रेल कब आया था, ये आया था 1978 में। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स दोस्तों किसके हैं, हैरोल्ड पिंटर के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, द रूम हो गया, द बर्थडे पार्टी, द केयर टेकर, ठीक है, टी पार्टी, ठीक है, और क्या बताया मैंने, साइलेंस हो गया, बिट्रेल हो गया, नो मैंस लैंड इनका भी इन्हीं का वर्क है, नो मैंस लैंड। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो दिए हैं आपके, नो मैंस लैंड जो है इनका वर्क है दोस्तों हैरोल्ड पिंटर का, कब आया था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1974 में आया था। क्लियर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, बाकी मैंने साइलेंस बता दिया आपको, कब आया था साइलेंस इनका वर्क, ये आया था आपका 1968 में, और बिट्रेल आया था इनका 1978 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आपने आंसर करना है व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ तुगलक। चलिए आंसर कीजिए, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ तुगलक। तुगलक की प्राइमरी थीम आपको बतानी है, लव एंड रोमांस, पावर एंड पॉलिटिक्स, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 19 का। तुगलक आप जानती हैं दोस्तों, ठीक है, किसका वर्क है तुगलक, ग्रीस कर्नाट का। ठीक है, ग्रीस कर्नाट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा तुगलक का जो इसकी जो प्राइमरी थीम है वो है दोस्तों पावर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, क्या है, पावर एंड पॉलिटिक्स जो है प्राइमरी थीम है दोस्तों तुगलक की। ठीक है, तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है, ग्रीस कर्नाट के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया पूछा जा सकता है तुगलक, तो ध्यान रखेंगे तुगलक आया था 1964 में। ठीक है, कब आया था, 1964 में आया था तुगलक, रिटन बाय ग्रीस कर्नाट। साथ ही साथ इनका एक वर्क है दोस्तों ग्रीस कर्नाट का, ययाति पूछा जाता है। ठीक है, ययाति इनका वर्क है। ठीक है, कब आया था ययाति, ध्यान रखेंगे ये आया था 1961 में। ठीक है, इनका एक वर्क है हाय वदना। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ग्रीस कर्नाट के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, जैसे आपका तुगलक होगा, ययाति हो गया, ठीक है, हाय वदना हो गया। ठीक है, हाय वदना।
हाय वदना कब आया था इनका? यह आया था 1971 में, 1971 में, ठीक है। एक इनका वर्क आया था नागमंडला, ठीक है, नागमंडला, MANDALA, नागमंडला कब आया था इनका वर्क? यह आया था दोस्तों 1988 में, 1988 में आया था नागमंडला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों ग्रीस कर्नाड के, आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ग्रीस कर्नाड का जन्म कब हुआ था? बताया था मैंने, ग्रीस कर्नाड का जन्म हुआ था 1938 में, ठीक है, और डेथ हुई थी 2019 में, ठीक है। ये लाइफ स्पेन है ग्रीस कर्नाड का, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1938 में जन्म हुआ और डेथ हुई थी 2019 में, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का अपने आंसर करना है दोस्तों। हु रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ रीजन इन तुगलक्स कोड? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? नजीब, बर्नी, आजम या फिर नन ऑफ दीज। वॉइस ऑफ रीजन यानी कि तर्कपूर्ण बात जो है तुगलक कोर्ट में जो है किसने रिप्रेजेंट की थी, ठीक है। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का दोस्तों बर्नी, ठीक है। बर्नी ने जो है तुगलक कोर्ट में जो है वॉइस ऑफ रीजन यानी कि तर्कपूर्ण बात जो है रिप्रेजेंट की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, सपोज वी डिड नॉट नो द रिसिपिएंट नेम्स ऑफ अ लेटर, हाउ वी कैन एड्रेस द रिसिपिएंट, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा गया है, अगर सपोज वी डिड नॉट नो द रिसिपिएंट नेम, अगर रिसिपिएंट नेम हमें पता ना हो तो हम कैसे जो है लेटर में एड्रेस करते हैं, तो ये आपको पूछा गया है। हेलो, डियर, या मिस्टर, मिसिस, या फिर माय डियर, या फिर डियर सर और डियर मैडम, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब रिसिपिएंट्स नेम हमें पता नहीं होता है तो किस प्रकार से हम हाउ वी कैन एड्रेस द रिसिपिएंट, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डियर सर या फिर डियर मैडम से हम यूज़ करते हैं दोस्तों इसका, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों। द की पॉइंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? ओपनिंग, क्लोजिंग, बॉडी या फिर नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा बताइए? आपको पूछा गया है द की पॉइंट, जो लेटर में जो हम जो मेन जिसके लिए हम लेटर लिखते हैं, जिस काम के लिए, वो की पॉइंट जो है हम फॉर्मल लेटर में कहाँ पर उसको मेंशन करते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पर उसको हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर में की पॉइंट को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपनिंग में लिखते हैं, क्लोजिंग में, या फिर बॉडी में, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। जो मेन बॉडी होती है दोस्तों लेटर की, वहाँ पर हम की पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर करना है। द यूज ऑफ एक्सप्रेशन पास्ड अवे फॉर डाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चलिए आंसर कीजिए। हम एक्सप्रेशन का यूज करते हैं दोस्तों पास्ड अवे फॉर डेड, यानी कि जो मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए हम पास्ड अवे का यूज करते हैं। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्या हो जाएगा? यूफेमिज्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 का, ठीक है। क्लियर हो गया? द यूज ऑफ एक्सप्रेशन पास्ड अवे फॉर डाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म दोस्तों ये जिसको हम बोलते हैं व्यंजना या फिर मृदु भाषण बोलते हैं, या किसी अप्रिय, कठोर, शर्मनाक या वर्जित बात को सीधे कहने के बजाय विनम्र, नरम या घुमा फिरा के कहने की कला है, ठीक है, यूफेमिज्म, ठीक है। पढ़ा होगा आपने इसमें इसके बारे में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आंसर करना है दोस्तों। क्या आंसर करना है? देखिए, मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी
इज आपको बताना है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, पर्सोनिफिकेशन होगा, सिमिली होगा, ऑक्सीमोरोन होगा या फिर मेटाफर होगा। मर्डरर्स इनोसेंस ऑफ द सी। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, यानी कि समुद्र की हत्यारी मासूमियत, क्या हो जाएगा इसमें। मर्डरर्स इनोसेंस ऑफ द सी यानी कि समुद्र की हत्यारी मासूमियत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब विरोधी अर्थों वाले विरोधाभासी शब्दों को जोड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका ऑक्सीमोरोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे 4 का। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन टॉसिंग देयर हेड्स इन टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस इन डैफोडिल्स इज सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। आपने पढ़ा होगा टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस इन डैफोडिल्स इज, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 का राइट आंसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टॉसिंग देयर हेड्स इज अ स्प्राइटली डांस, इसका मतलब होता है आपका वे जोशपूर्ण नृत्य में अपने सिर हिला रहे हैं, यानी कि अपने सिर जो है हवा में हिला रहे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वे जोशपूर्ण नृत्य में अपने सिर हवा में हिला रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मानवीकरण, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी, सैनिकडो या फिर मेटनमी या फिर आपका नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि कलम जो है तलवार से अधिक शक्तिशाली है। तो क्या हो जाए, किसका एग्जाम्पल है बताइए, कलम जो है तलवार से अधिक शक्तिशाली है, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेटनमी, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेटोनमी हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका मेटोनमी नहीं है, मेटाफर दिया है, तो इसमें मेटाफर भी होता है, ठीक है, मेटाफर भी होगा इसमें, मेटाफर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने आंसर करना है वी विजिटेड द म्यूजियम एंड द जू। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, आपको यहाँ पर 7 से बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। वी विजिटेड द म्यूजियम एंड द जू, तो यहाँ पर एंड में आपको बताना है कौन सा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, आप प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन या फिर कंजंक्शन। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। हम संग्रहालय और चिड़ियाघर गए, बताइए क्या हो जाएगा, वी विजिटेड द म्यूजियम एंड द जू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम संग्रहालय और चिड़ियाघर गए। तो यहाँ पर एंड में क्या हो जाएगा 7 का, तो एंड में पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कंजंक्शन, ठीक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अगर आपको जू में पूछा जाएगा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा जू में, तो जू क्या है आपका नाउन है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर म्यूजियम भी आपका क्या है, म्यूजियम भी आपका नाउन है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर वर्ब पूछी जा सकती है, इसमें वर्ब कौन सी है, तो देखिए विजिटेड में आपकी वर्ब हो जाएगी, ठीक है, इसमें वर्ब होगा। साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पर वी की बात करें तो वी आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से भी आपको पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एंड में हो जाएगा आपका कंजंक्शन, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने आंसर करना है ही वॉक्ड इनटू द रूम क्वाइटली। चलिए आंसर कीजिए। क्वाइटली में आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, नाउन। चलिए बताइए। ही वॉक्ड इनटू द रूम क्वाइटली, वह चुपचाप कमरे में गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, वह चुपचाप कमरे में गया।
तो यहाँ पर क्वाइटली में क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर, एडवर्ब हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगा एडवर्ब, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं आपको। ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, वॉक्ड क्या है आपका, वॉक्ड वर्ब होगी, ठीक है, साथ ही साथ इनटू क्या हो जाएगा, इनटू आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर और क्या होगा बताइए, रूम की बात करें, रूम आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है, क्वाइटली आपका जो हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने आंसर करना है, प्लीज वेट हियर अंटिल द स्टॉर्म स्टॉप्स। चलिए बताइए, स्टॉप्स में आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या हो जाएगा बताइए, 9 का आंसर करना है, प्लीज वेट हियर अंटिल द स्टॉर्म स्टॉप्स। तो स्टॉप्स में बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कृपया तूफान रुकने तक यहाँ इंतज़ार करें, ठीक है, प्लीज़ वेट हियर अंटिल द स्टॉर्म स्टॉप्स, यानी कि कृपया तूफान रुकने तक यहाँ इंतज़ार करें। तो अंटिल का में क्या हो जाएगा यहाँ पर, और आप साथ ही साथ आपको स्टॉर्म पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपको पूछा गया है स्टॉप्स। तो स्टॉप्स में क्या हो जाएगा, स्टॉप्स क्या है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का, क्या हो जाएगा, स्टॉप्स वर्ब है दोस्तों, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। स्टॉर्म की बात करें तो ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है, और क्या बताइए, वेट क्या है आपका, यहाँ पर वेट आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जो आपका अंटिल है, अंटिल क्या हो जाएगा, अंटिल आपका क्या हो जाएगा, एक कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है, और जो सबऑर्डिनेटिंग जो होता है कंजंक्शन वो हो जाएगा, ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर करेंगे, 10 है दोस्तों, द चाइल्ड वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी में आपको बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, प्रीपोजिशन होगा, वर्ब होगा, नाउन होगा, या फिर कंजंक्शन होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑनेस्टी, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, फियर ऑफ पेन। क्या कहेंगे बताइए, फियर ऑफ पेन यानी कि दर्द से डर, क्या कहेंगे इसको बताइए, एल्गोफोबिया कहेंगे, एक्रोफोबिया कहेंगे, या मीजोफोबिया कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, यानी कि फियर ऑफ पेन, दर्द से डर, तो इसको बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एल्गोफोबिया, ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्गोफोबिया, ठीक है, सॉरी बी वाला होगा, ठीक है, 11 का बी हो जाएगा, ठीक, एल्गोफोबिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फियर ऑफ पेन किसको बोलते हैं, एल्गोफोबिया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्रोफोबिया तो पूछा जाएगा, आपको कई बार पूछा गया है, एक्रो मीन्स हाइट, ध्यान रखेंगे, फियर ऑफ हाइट, ठीक है, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है। और यहाँ पर जो पहला है आपका मीजोफोबिया, ये हो जाएगा आपका फियर ऑफ जर्म्स, ठीक है, मीजोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ जर्म्स, ठीक है, जर्म्स, ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन शॉर्ट में लिख लिया, ठीक, तो इस सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर करना है, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, आंसर हो जाएगा नेमिसिस, ठीक है, तो आंसर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, लेडीज पर्स क्या बोलते हैं बताइए, लेडीज पर्स, जो लेडीज जो हैं छोटा बैग या छोटी डोरी वाला बैग जो है
यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेडीज पर्स। व्हेल बोलेंगे इसको, या फिर रेटिक्यूल बोलेंगे, या फिर आपका क्या बोलेंगे बताइए? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 13 का? लेडीज पर्स उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेटिक्यूल बोलते हैं, रेटिक्यूल। ठीक है, रेटिक्यूल। रेटिक्यूल मीन्स क्या होता है? छोटा बैग होता है, छोटी डोरी वाला हैंड बैग कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर करना है मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च। जो चर्च में मॉर्निंग प्रेयर होती है उसको क्या कहते हैं? आंसर कीजिए। क्या कहेंगे उसको? एपिलॉग कहेंगे, या फिर मैटिन कहेंगे, या फिर एपिटफ कहेंगे, या फिर वेस्पर कहेंगे? चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 का? मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च। चर्च में जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसको कहा जाता है मैटिन। क्या कहा जाता है? MATIN। ठीक है, चर्च में जो मॉर्निंग प्रेयर होती है उसको मैटिन कहा जाता है, और जो आपका इवनिंग प्रेयर होती है उसको कहा जाता है वेस्पर। ठीक है, ये इवनिंग प्रेयर। ठीक है, ये हो जाएगी मॉर्निंग प्रेयर। क्लियर है? तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। 15 है दोस्तों, इन व्हाट ईयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट अपीयर? आपको बताना है इनका जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट है यह कब अपीयर हुआ था। ऑप्शन देखिए, 1798, 1800, 1802 या फिर 1814। क्या हो जाएगा बताइए? जो मैंने कई बार बता रखा है आपको। ठीक है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट अपीयर हुआ था 1800। ठीक है, 1800 में जो है अपीयर हुआ था, ध्यान रखेंगे। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आपने आंसर करना है इन विच ईयर डिड कॉलरिज वर्ड्सवर्थ क्लोज फ्रेंड डाई? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? आपको पूछा गया है यहाँ पर कॉलरिज की जो है डेथ कब हुई थी, ये पूछा गया है आपको। ठीक है, इन विच ईयर डिड कॉलरिज वर्ड्सवर्थ क्लोज फ्रेंड डाई? 1820, 1834, 1843, 1850? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ST कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज की डेथ पूछा गया है, तो कई बार मैंने आपको बता रखा है 1834 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें कॉलरिज के बॉर्न की, इनका जन्म कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे 1772 में इनका जन्म हुआ था, और डेथ कब हुई थी? 1834 में। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 17 का आंसर करेंगे दोस्तों। 17 है हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ? ठीक है, किसने कहा है इनको? आपको बताना है इमर्सन, अर्नोल्ड, कॉल्डिस, या फिर लॉवेल, या फिर आपका नन ऑफ दीज। लोवेल को भी देखेंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पर मेंशन है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 का? विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लॉवेल। ठीक है, लॉवेल आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपने आंसर करना है दोस्तों, वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकेम अ लिविंग सोल। तो इस फ्रॉम ये कहाँ से हैं लाइन्स आपको बताना है। डैफोडिल्स से हैं, टिंटन एबी से हैं, द प्रिल्यूड से हैं, या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, यानी कि हम शरीर में सो जाते हैं और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। तो ये लाइन्स कहाँ से हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का। ये लाइन्स हैं दोस्तों टिंटन एबी से। ठीक है, कहाँ से हैं लाइन्स? टिंटन एबी से हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 19 है आपका व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिट टिंटन एबी? चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? ये आप सभी ने पढ़ा है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने
पहला जो विजिट किया था टिंटन एबे का कब किया था पूछा गया है। ऑप्शन देखिए 1970 1790 1793 1798 या फिर 1802। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है फर्स्ट टाइम जो है टिंटन एबे विजिट किया था, आपका कब किया था 1793 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन आपने आंसर करना है। द प्रोल्यूड कंसिस्ट ऑफ, बताइए 12 बुक्स, 14 बुक्स, 10 बुक्स या फिर 16 बुक्स। चलिए बताइए प्रोल्यूड में कितने बुक्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द प्रेल्यूड कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।